गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लेसन नंबर 9 में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्ट्रेन। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन। व्हाट इज द स्ट्रेन? क्या चीज़ होती है स्ट्रेन? कोई भी बॉडी हमने जिस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, हमने उसकी साइज चेंज की, उसका शेप चेंज कर दिया। इट मीन्स मैं डीफॉर्म्ड बॉडी की बात कर रहा हूँ। हम उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई भी शेप अपन चेंज कर सकते हैं। उसके हिसाब से यदि स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन अपन ये बोलते हैं रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इनिशियल डायमेंशन। जैसे लेंथ में हमने उसकी चेंज की तो लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है। अगर डायमेंशन में हम वॉल्यूम को लेके चलते हैं तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंजेस हुआ और उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इनिशियल डायमेंशन, दिस इज नॉन एज स्ट्रेन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, अगर फॉर्मूला लिखें अपन, स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। दिस इज स्ट्रेन। अगर बात करें अपन स्ट्रेन की तो वही स्ट्रेन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। आप देखो, चेंज इन लेंथ में यदि चेंज होता है यूनिट आएगी मीटर, इनिशियल लेंथ जो होगी वो भी होगी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यदि स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, और यूनिट लेस क्वांटिटी है तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट मीन्स स्ट्रेन इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अपन स्ट्रेन की बात कर चुके हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इनिशियल डायमेंशन, दिस इज नॉन एज स्ट्रेन। एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इस बात का ध्यान रखना, यदि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी की अगर आपसे कोई पूछे, एक फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखो, तो आप लिख सकते हो इसमें स्ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं। जिस तरीके से स्ट्रेस की हमने बात की, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, कितने टाइप्स के स्ट्रेन हमारे पास होते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। तो फर्स्ट स्ट्रेन यदि अपन बात करें तो फर्स्ट स्ट्रेन हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन। सेकंड अपन स्ट्रेन की बात करेंगे तो सेकंड स्ट्रेन हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे तो थर्ड हमारे पास होता है shearing strain. There are three types of strain. First is longitudinal strain, second is volumetric और third is shearing strain. लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन के अंदर तो कल हम लोगों ने लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस जब लगाया था, जैसे मैं एक वायर ले लेता हूं, इस वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग्स क्या करेंगे अपन, फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने पर इनिशियल लेंथ इसकी मान के चलते हैं, इनिशियल लेंथ कैपिटल एल दे रखी है, और जब फोर्स अपन लगाते हैं तो इसकी लेंथ आपके पास इंक्रीज होकर, मान के चलते हैं इसकी लेंथ इंक्रीज होकर आपके पास हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल। तो यदि इसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गई तो अपन ये कहेंगे कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट बताओ कितना हुआ, चेंजेस कितना हुआ, डेल्टा एल। तो ये लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ टू इनिशियल लेंथ, दिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन। व्हेन स्ट्रेस, या अपन ये कहें व्हेन deforming force is applied according to the length of the wire, then change in length, ratio of change in length to initial length, this is known as longitudinal strain.
और ये दो तरीके का हो सकता है, आपके पास कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये तो हुआ आपके पास टेंसाइल, क्योंकि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मान के चलो इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होता है तो ये आपके पास कंप्रेसिव हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन अपन बात करें डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था आपके पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। मैंने क्या किया, इसकी पूरी सरफेस पर डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाया, और डीफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने पर इसका इनिशियल वॉल्यूम था बी, और देन इसका वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज हो जाता है डेल्टा बी, और डेल्टा बी डिक्रीज होने के बाद रिमेनिंग रह जाता है बी माइनस डेल्टा बी। अगर डेल्टा वी डिक्रीज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, वी। डेल्टा वी की अगर अपन बात करें चेंज इन वॉल्यूम, और वी की बात करें तो ये अपने पास क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, देन दिस इज रेशियो इज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन के अंदर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइक एन एग्जांपल, ये मेरे पास कोई क्यूब दे रखा है या क्यूबॉइड दे रखा है, कोई भी शेप अपन ले लेते हैं। इसके बेस को मैं फिक्स कर देता हूँ। इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है, इस वाली सरफेस पर हम कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, कैपिटल एफ। अब कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी आपके पास डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी हमारे पास हो जाती है। तो ये कुछ एंगल से आपके पास क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी, कुछ एंगल से आपके पास डिस्टॉर्ट होगी। मान के चलते हैं ये थीटा एंगल से डिस्टॉर्ट हो जाती है। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। जितने एंगल से ये डिस्टॉर्ट होती है इसे अपन कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। कौन सा स्ट्रेन कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। When shearing stress is applied on a body, then body will deflect with an angle, या will deflect with an angle. This angle is known as shearing angle. जितने एंगल से वो आपके पास क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है या डिस्टॉर्टेड होती है। लाइक एन एग्जांपल मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये मेरे पास कोई सिलेंडर दे रखा है, इस सिलेंडर के मैं बेस को कांस्टेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद आपके पास सिलेंडर इस तरीके से मूव हो जाता है। इस तरीके से जितने एंगल से ये डिस्टॉर्टेड होता है, इसी एंगल थीटा को हम लोग कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो वी कैन से शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाई, इस थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। लाइक एन एग्जांपल, मैं ऐसे कहता हूं कि इसका मूवमेंट जो हुआ है वो एक्स मूवमेंट हुआ है। ये मेरे पास लेंथ दे रखी है कैपिटल एल। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, लाइक एन एग्जांपल देखना, कैपिटल एल, दिस इज मूवमेंट एक्स, और देन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, वी कैन से एक्स अपॉन एल। और ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, और जब वी नो डैट व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा। सो बच्चों थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बोलो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेन हमारे पास बोलो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो एक्स अपॉन कैपिटल एल हो गया। तो इस तरीके से हमने तीन तरीके के स्ट्रेन की बात की। फर्स्ट स्ट्रेन हमारे पास था, बताओ क्या, लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन। सेकंड हमारे पास क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड हमारे पास था शेयरिंग स्ट्रेन। ये तो लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस लगाने पर यूज होगा, ये वॉल्यूम स्ट्रेस लगाने पर यूज होगा, और ये शेयरिंग स्ट्रेस लगाने पर आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास यूज होता है। यहाँ वॉल्यूम में चेंज या लेंथ में चेंज, और यहाँ जितने एंगल से आपके पास बॉडी डिस्टॉर्टेड हो जाती है उस एंगल को अपन थीटा जो होता है उसी को शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, इस इलास्टिसिटी के अंदर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इलास्टिसिटी के लिए एक रूल दिया था। हम लोगों ने
फर्स्ट क्लासेस के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी थी इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट में मैंने बताया था द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स एट विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट या इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब हम डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे या स्ट्रेस उतना जनरेट करेंगे जिससे कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक है, इस इलास्टिक लिमिट के अंदर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक का स्टेटमेंट क्या था इलास्टिक लिमिट के अंदर। इस इलास्टिक लिमिट में हुक्स ने कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब यदि इलास्टिक लिमिट अगर हमारे पास दे रखी है तो इस कंडीशन के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक। In the elastic limit, the stress is directly proportional to the strain. This is statement is given by the Robert Hooke. साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ये स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रेस आपके पास स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। अगर मैं सिंपल अगर ग्राफ की फॉर्मेट में बात करता हूं, ये मेरे पास हो गया स्ट्रेस, ये मेरे पास हो गया स्ट्रेन। अगर इन दोनों के लिए हम एक लीनियर ग्राफ खींचेंगे तो ये कर्व मेरे पास इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मेरे पास आएगी, क्योंकि इलास्टिक लिमिट में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास कर्व होता है इस तरीके का कर्व चलता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। इस स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर मान के चलो इनके बारे में हम डिस्कस करें तो इसको प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल ई। इस कैपिटल ई स्ट्रेन और कैपिटल ई मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि हम इसकी बात करें कैपिटल ई की बात करें तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे ई जो हमारे पास होता है, सॉरी, ये हमारे पास कैपिटल ई जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। कैपिटल ई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन एक नाम से और जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है बच्चों? सो वी कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और नाउ यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस की यूनिट वी नो डेट पास्कल, स्ट्रेन आपके पास यूनिट लेस होता है इसलिए फाइनल यूनिट आपके पास होगी पास्कल। ओके, इसकी यूनिट होगी आपके पास पास्कल। नेक्स्ट हम लोग इसकी डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो पास्कल की डायमेंशन वी नो डेट m1 l-1 t-2, दिस इज डायमेंशन। तो यूनिट हम निकाल चुके, यूनिट इसकी पास्कल होती है, डायमेंशन अपन निकाल चुके m1 l-1 और t-2, ये मेरे पास इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर है बच्चों? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट पास्कल होती है, ये आपके पास डायमेंशन m1 l-1 t-2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर में मोस्टली पूछा जाता है। डिफाइन हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या होता है? इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में इक्वल में चेंज करोगे, कांस्टेंट ई का यूज करेंगे और ये ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से अपन जानते हैं। दोनों के बीच में यदि कर्व को डिनोट करें तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारे पास लीनियर कर्व आएगा जो कि मैंने डिनोट कर रखा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ये हमारे पास तीन टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 टाइप्स होते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस भी कह सकता हूं मैं। यंग्स मॉडुलस को हम जो डिनोट करते हैं वो y से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है वल्क मॉडुलस। इस वल्क मॉडुलस को जो डिनोट किया जाता है इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं या फिर k से डिनोट करते हैं, v से या k से। वल्क मॉडुलस को या तो v से डिनोट किया जाता है या फिर हम इसको k से भी डिनोट कर सकते हैं।
थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है शेयरिंग मॉडुलस। इसको एक नाम से और जानते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। कॉफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, इसको जो डिनोट किया जाता है वो हम शेयरिंग जो आपके पास मॉडुलस होता है उसको हम नीटा से डिस्कस करते हैं। तो 3 तरीके के मॉडुलस हमारे पास हुए। यंग्स मॉडुलस जिसे वाई से डिनोट किया जाता है, वाल्क मॉडुलस जिसे वी या के से डिनोट किया जाता है, शेयरिंग मॉडुलस जिसे हम नीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्लासेज में बच्चों हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये टाइप्स के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। थैंक यू।